हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ब्रैक सिविल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। इससे पहले हमने आपको दो वीडियोस दिए हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस पर। आज हमारा ईडियम्स एंड फ्रेजेस पर ये तीसरा वीडियो है और इस वीडियो की खास बात है कि जितने भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, जैसा कि हर वीडियो में हमने 10 ईडियम्स एंड फ्रेजेस ही डिस्कस किए हैं, तो इस वीडियो में भी हम आपको इंपॉर्टेंट 10 ईडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करेंगे। बट आज का जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड है और दैट वर्ड इज हैंड। यानी कि आज जो भी 10 हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड से रिलेटेड है, दैट वर्ड इज हैंड। राइट, तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो जो पहला ईडियम हमारा यहां पे है दैट इज गेट आउट ऑफ हैंड। तो गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है गेट आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कोई चीज अब आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ से बाहर है। तो अगर कोई भी परिस्थिति हो ऐसी जो आपके हाथ से बाहर चली जाए, इसका मतलब अब वो परिस्थिति पर आपका काबू नहीं है, कंट्रोल नहीं है। तो गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब क्या निकल के आ रहा है? गेट आउट ऑफ कंट्रोल। अब इसको हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हिज ड्रिंकिंग हैबिट हैज गॉट आउट ऑफ हैंड एज ही हैज बिकम एन अल्कोहलिक। यानी कि अब वो अल्कोहलिक बन गया है, शराबी बन गया है, शराब का लत पकड़ चुका है वो, इसलिए अब उसकी जो ड्रिंकिंग हैबिट है वो आउट ऑफ हैंड हो चुकी है। आउट ऑफ हैंड मतलब आउट ऑफ कंट्रोल। सेकेंड यहां पे ईडियम हमारा देखिए है ट्राई योर हैंड एट। इसका मतलब योर का मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि हमेशा योर ही आएगा, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी कि अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन ये पॉजिटिव केस चेंज भी हो सकता है, योर हो सकता है, हिज हो सकता है, हर हो सकता है, डिपेंड करता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। राइट, तो ट्राई योर हैंड एट यानी किसी चीज पर अपना हाथ आजमाना, यानी कोई चीज आप हाथ आजमा रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई नई स्किल सीख रहे हैं, यानी कि आजकल आप नई स्किल पर अपना हाथ आजमा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश आपको अच्छी आती है, हिंदी आपको अच्छी आती है, आप फ्रेंच सीखना शुरू कर दें, इसका मतलब यू आर ट्राइंग योर हैंड एट लर्निंग फ्रेंच। तो ट्राई योर हैंड एट का मतलब होता है ट्राई टू डू समथिंग फर्स्ट टाइम। अगर कोई चीज आप पहली बार करने जा रहे हैं या कोई चीज नई करने जा रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं ट्राई योर हैंड एट। एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है नाउ अ डेज ही इज ट्राइंग हिज हैंड। अब देखिए यहाँ पे योर था, यहाँ पे हिज आ गया, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट ही है, ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉजिटिव ही हिज आ जाएगा। जैसा सब्जेक्ट होगा पॉजिटिव केस उसके अकॉर्डिंग ही होगा। राइट, तो नाउ अ डेज ही इज ट्राइंग हिज हैंड एट लर्निंग हाउ टू प्ले द पियानो। इसका मतलब आजकल वो अपना हाथ किस पर आजमा रहा है? पियानो बजाना सीखने पे। तो नाउ अ डेज ही इज ट्राइंग हिज हैंड एट लर्निंग, यानी आजकल वो सीखने में अपना हाथ आजमा रहा है, किस पर? हाउ टू प्ले द पियानो, कि कैसे पियानो बजाया जाता है, इस चीज को सीखने में आजकल वो कोशिश कर रहा है। तो ट्राई टू डू समथिंग फर्स्ट टाइम मीन्स टू ट्राई योर हैंड एट, अपने हाथ को किसी स्किल में आजमाना। ये है हमारे दो ईडियम जो हमारे हैंड वर्ड से रिलेटेड है। अब हम चलते हैं आगे के ईडियम्स की तरफ। नाउ द थर्ड ईडियम इज गिव अ हैंड और लेंड अ हैंड। तो गिव अ हैंड और लेंड अ हैंड दोनों ईडियम सेम हैं, दोनों का मतलब सेम ही होता है, हाथ बढ़ाना या हाथ देना। तो हम कब हाथ बढ़ाते हैं, कब हाथ देते हैं? जब हम किसी की मदद करते हैं। इसलिए इसका सिंपल मतलब निकल के आता है हेल्प समवन। When you lend your hand, when you give your hand, when you give a hand or lend a hand, इसका मतलब you give a hand for helping someone, right? तो give a hand और lend a hand का मतलब होता है help someone। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं Can you give me a hand to carry all these books to my table? क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं? क्या आप मुझे अपना हाथ दे सकते हैं? यानी कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं ये सारी बुक्स ले चलने के लिए मेरे टेबल तक, राइट? नेक्स्ट ईडियम इज वॉश हैंड्स ऑफ, यानी किसी चीज से अपना हाथ वॉश कर लेना, धुल लेना। यानी कि आप किसी काम में लिप्त थे, वहां से अपना हाथ आपने खींच लिया, तो इसका मतलब होता है अब्सटेन योर सेल्फ फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। अगर आप किसी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, आप किसी जिम्मेदारी जो आपको काम मिला है, जिसकी जिम्मेदारी आपको मिली है, आप उस जिम्मेदारी से दूर भाग रहे हैं, इसका मतलब यू आर गोइंग टू वॉश योर हैंड्स ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट, तो किसी जिम्मेदारी से दूर भागना, इसका मतलब निकल के आया। एग्जाम्पल में देखिए ही वॉश्ड हिज हैंड्स ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी उसने प्रोजेक्ट से अपना हाथ खींच लिया, यानी कि वो प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग गया। कब? एज इट वेंट इन ट्रबल, यानी जैसे ही प्रोजेक्ट ट्रबल में गया, जैसे ही प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम आई, समस्या आई, कठिनाई आई, वह जिम्मेदारी खींच लिया अपने आप, यानी कि प्रोजेक्ट से जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिम्मेदारी थी, उससे अपना हाथ खींच लिया। राइट, तो ये दो थे, गिव अ हैंड, लेंड अ हैंड मीन्स हेल्प समवन, एंड वॉश योर हैंड्स ऑफ,
यानी कि when you are going to wash your hands of something, it means you are going to abstain yourself from the responsibility of something. Is that clear? So these were two another idioms of the now fifth idiom is hands are tied. हैंड्स आर टाइट का हिंदी मतलब होता है हाथ बंधा होना। अगर किसी व्यक्ति का हाथ बंधा हो, इसका मतलब वो कोई काम करने में असमर्थ है, यानी कि उसके अंदर समर्थता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है किसी काम को करने की, वो असमर्थ है कोई काम करने में। अगर आपका हाथ बंध गया है, राइट, तो इसका मतलब हो गया हैंड्स आर टाइड, नॉट हैव द एबिलिटी टू डू समथिंग। जब आप कोई काम करने की क्षमता नहीं रखते या सामर्थ्य नहीं रखते तो आपका हाथ इसका मतलब बंधा है वो काम करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल से देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एज आई एम अ गवर्नमेंट सर्वेंट आई कांट हेल्प यू बिकॉज माई हैंड्स आर टाइट। तो चूंकि मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ इसीलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हाथ बंधे हैं। इसका मतलब वो किसी सरकारी पद पर है, चूंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, इसलिए वो हेल्प नहीं कर पा रहा। हो सकता वो अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ना होता तो मदद कर देता, लेकिन अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो कानून के दायरे में, इसलिए वो मदद नहीं कर सकता, उसके हाथ बंधे हुए हैं, राइट। तो हैंड्स आर टाइट का मतलब क्या हो गया? टू नॉट हैव द एबिलिटी टू डू समथिंग। जब आप कोई काम करने का एबिलिटी नहीं रखते हैं तो इसका मतलब आपके हाथ बंधे हुए, आपको काम चाहते हुए भी नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? अब नाउ सिक्स इडियम इज हैव अ हैंड इन, राइट। अक्सर ये कहा जाता है क्या आपका इस क्राइम में कोई हाथ है? तो अगर आपका किसी काम में आपका हाथ है इसका मतलब आपने उस काम को करने में मदद की है। तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया हैव अ हैंड इन का मतलब है हैव अ रोल इन या टू बी इन्वॉल्व इन। जब आप किसी काम में लिप्त होते हैं, यानी कि अगर आप कोई काम किया गया है उसमें आपका रोल है, इसका मतलब यू हैव गिवन योर हैंड इन दैट वर्क, राइट। एग्जाम्पल से देखिए, हिज अंकल हैड अ हैंड, इसका मतलब उसके अंकल का हाथ था किसमें? इन गेटिंग हिम एबडक्टेड, राइट। एबडक्ट का मतलब क्या होता है? अगवा करना, एबडक्ट। एबडक्ट और कभी कभी आपको किडनैप में बड़ी सिमिलैरिटी सी लगती है, लेकिन मैं आपको छोटा सा डिफरेंस बता दूं, दोनों में डिफरेंस क्या है। एबडक्ट का भी मतलब होता है अगवा करना और किडनैप का भी मतलब होता है अगवा करना, लेकिन किड मीन होता है बच्चा, छोटा बच्चा। जब किसी छोटे बच्चे को हम अगवा करते हैं तो उसे हम बोलते हैं किडनैप, किड को नैप कर लेना, किडनैप। लेकिन जब किसी बड़े लड़के या बड़े लोगों को, हम वयस्क लोगों को एबडक्ट किया जाता है तो उनको हम बोलते हैं एबडक्ट, राइट। तो एबडक्ट वर्ड इज बेसिकली फॉर द ओल्डर पीपल एंड किडनैप वर्ड इज फॉर किड्स, मीन स्मॉल चिल्ड्रन। तो ये दो वर्ड्स हो गए, आपके दो इडियम्स हो गए, हैंड्स आर टाइड एंड हैव अ हैंड इन। तो hands are tied, it means you are not able to do something, and have a hand means you are having your role in getting something executed, right? ये हो गए हमारे 6 idioms and phrases from the word hand। अब हम मूव करते हैं आगे के 7th idiom की तरफ। Now 7th idiom is take the matter into own hand। take the matter into own hand यानी कि मामले को खुद के हाथ में ले लेना, यानी अब कोई काम दूसरे के भरोसे न रख करके अपने भरोसे पे ले लेना, अपने कंट्रोल में ले लेना, अपने ऊपर ले लेना, राइट। इसका मतलब निकल के आया टू टेक एक्शन योरसेल्फ, यानी खुद से काम करना, ना कि दूसरे के भरोसे रहना। जब आप कोई काम की जिम्मेदारी खुद से ले लेते हैं इसका मतलब यू आर गोइंग टू टेक द मैटर इनटू योर ओन हैंड, राइट। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दे रहा है। द सोसाइटी मेंबर्स हैव डिसाइडेड टू टेक द मैटर ऑफ सैनिटाइजेशन into their own hands। इसका मतलब अब सोसाइटी मेंबर्स किसी और के भरोसे नहीं है, बल्कि वो सैनिटाइजेशन का जो मैटर है वो अपने हाथ में ले लिए, यानी कि अब उस पर वो एक्शन खुद करेंगे, ना कि वो किसी अदर पार्टी के भरोसे हैं। इज दैट क्लियर? तो टू टेक द मैटर इनटू ओन हैंड का मतलब हो गया टू टेक द एक्शन योरसेल्फ, खुद से कोई एक्शन करना, ना कि दूसरे के भरोसे रहना। तो 8th देखिए 8th इडियम कह रहा है टिप योर हैंड। When you tip your hand, it means you are going to reveal a secret। आपने कोई सीक्रेट रिवील कर दिया, एक्सपोज कर दिया, आपने कोई किसी रहस्य को उजागर कर दिया। He tipped his hand on the plans he was going to undertake against his enemy। यानी कि वो अपने दुश्मन के खिलाफ जो भी प्लान्स बना रहा था, जो प्लान एग्जीक्यूट करने जा रहा था, उसने उसको एक्सपोज कर दिया, यानी वो पहले ही रिवील कर दिया। तो अगर आप अपने किसी भी प्लान को रिवील कर देते हैं, किसी भी सीक्रेट को रिवील कर देते हैं, इसका मतलब यू आर गोइंग टू टिप योर हैंड, राइट। तो टिप योर हैंड मीन्स रिवील अ सीक्रेट। इज दैट क्लियर? ये हो गए हमारे 8
idioms and phrases. अब हम चलते हैं लास्ट टू idioms and phrases की तरफ. So now ninth idiom is in fact phrase hands down. Hands down means obviously without a doubt. जहां निश्चित तौर पर बिना किसी संदेह के कोई बात की जाए तो उसे हम बोलते हैं hands down. Obviously without a doubt, right? निसंदेह, एक तरह से एडवर्ब की तरह काम कर रहा है. hands down, obviously, absolutely, without a doubt. अब सेंटेंस में देखिए कैसे यूज हुआ है. ही इज हैंड्स डाउन द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम, यानी कि वह निसंदेह हमारे टीम का सबसे बेहतरीन प्लेयर है. राइट, ही इज हैंड्स डाउन. हैंड्स डाउन का यहां सेंस निकल के आ रहा, ऑब्वियसली ही इज ऑब्वियसली द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम. द लास्ट फ्रेज इज एट हैंड. एट हैंड, राइट. एट हैंड का मतलब होता है नियर बाय या क्लोज, जो बहुत ही नज़दीक हो. जैसे आर एग्जाम्स आर एट हैंड, हमारा एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रहा, सो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम, हमें अपना समय नहीं बर्बाद करना है. आई ऑलवेज कीप माई डिक्शनरी एट हैंड व्हेन आई रीड द न्यूज़पेपर. इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो अपनी डिक्शनरी हमेशा मैं अपने क्लोज रखता हूँ, नज़दीक में रखता हूँ. राइट, व्हेन यू कीप समथिंग एट हैंड इट मीन्स यू कीप समथिंग क्लोज टू यू. आप अपने आसपास रखते हैं कोई चीज़. राइट, तो ये हो गए हमारे 10 ब्यूटिफुल idioms एंड phrases with the word hand. आज एक ही वर्ड है hand and I have discussed 10 important idioms and phrases, right? I hope कि आपको एक ही वर्ड से रिलेटेड ये 10 idioms and phrases समझ में आए होंगे. And one more thing I want to share with you. अगर आप लोगों को ये 10 idioms and phrases समझ में आए हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने अप्रिसिएटिंग वर्ड्स को भी लिखना ना भूला करें. एंड अगर आपको लगता है ये दीज आर यूजफुल idioms and phrases for your upcoming examination, so please share this beautiful video among your all friends, right, so that they could also get the benefit of this video. I hope कि अब आपको ये तीसरा वीडियो हमारा जो idioms and phrases का था ये भी समझ में आया होगा. हम लोग ऐसे ही हर वीडियो में जो idioms and phrases का होगा वो 10 के सेगमेंट्स में हम लोग चलेंगे, सो दैट आपको मेमोराइज करने में आसानी हो. तो आज के लिए बस इतना ही. Thank you very much, and please don't forget to like and subscribe the channel if you have not done yet. Thank you.